हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। लास्ट क्लास में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम सिजोफ्रेनिया के पढ़ लिए थे। आगे हम बात करते हैं उसके ईटियोलॉजी की या और रिस्क फैक्टर की कि किन किन ईटियोलॉजी की या कोजेस की वजह से हमारा क्या होता है, सिजोफ्रेनिया होता है। बात करेंगे ईटियोलॉजी में। सबसे पहला जो होता है हमारा इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन। इनके अगर डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है, इनकी डोपामिन के लेवल के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है हमारा सिजोफ्रेनिया। तो सिजोफ्रेनिया किसकी वजह से होता है? डोपामिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से। सेकंड वन हमारा आता है कि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स और लिम्बिक कोर्टेक्स नेवर फुली डेवलप। जिस पेशेंट के अंदर सिजोफ्रेनिया होता है उसके अंदर प्री फ्रंटल कोर्टेक्स और लिम्बिक कोर्टेक्स जो होता है वो क्या होता है, कभी फुली डेवलप नहीं होता। ये मोस्टली उन बेबीज़ के अंदर होता है, उन बच्चों के अंदर होता है जो भी न्यूली बोर्न है। उनके अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर पेशेंट अडल्ट है तो उसके अंदर ज़्यादातर चांसेस होता है कि न्यूरो इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद में थर्ड वन है कि इसमें लार्ज लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल, कि ये क्या होगा कि ये भी उन बेबीज़ के अंदर होता है कि जो बेबी अभी न्यूबॉर्न है या उनके अंदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनका इनलार्जमेंट भी देखने को मिलता है। इसलिए हम उस बच्चे की क्या करवाते हैं, सीटी और एमआरआई। सीटी और एमआरआई के अंदर हमारा क्या होता है कि हमारे प्री फ्रंटल कोर्टेक्स और लिम्बिक कोर्टेक्स भी कभी पूरे फुली डेवलप नहीं होते, जबकि उसका लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल जो होते हैं वो उसके हमेशा इनलार्ज होते हैं, इनकी उनकी साइज जो होती है लार्ज होती है। थर्ड में बात करें हम, थर्ड को जो हमारा होता है जेनेटिक कोजेस में क्या होते हैं कि जेनेटिक कोज वो जो पेरेंट टू चाइल्ड के अंदर आते हैं, यानी कि माता पिता से बच्चे के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं जेनेटिक सिम्टम्स। और इनमें क्या होता है कि जैसे सिम्टम्स आते हैं वैसे ही ये डिजीज़ भी क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। तो आइडेंटिकल ट्विन जो होता है उसके अंदर 50% चांसेस होते हैं कि ये क्या हो, ये बीमारी हो। यानी कि सिजोफ्रेनिया अगर किसी पेरेंट के अंदर है तो उनके आइडेंटिकल ट्विन्स में होने की पॉसिबिलिटी जो होती है 50% होती है। यानी कि अगर ट्विन है तो एक ट्विन के अंदर 50% चांसेस है कि इस ट्विन के अंदर क्या हो, डिजीज़ हो। यानी कि एक ट्विन के अंदर चांसेस होने के 50%। अगर किसी मतलब मान लो मदर या फादर में से एक अफेक्टेड हो तो उसके सिबलिंग में से 15% चांसेस होते हैं कि उसके सिबलिंग्स को क्या हो, सिजोफ्रेनिया हो। और अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं तो 35% चांसेस होते हैं कि उनके सिबलिंग्स या उनके बच्चे जो होते हैं, जिनको सिबलिंग्स बोलते हैं, बच्चे को क्या होते हैं, चांसेस होते हैं कि क्या हो, 35% वो अफेक्ट हो। तो ये थे हमारे जेनेटिक कोज। उसके बाद में हम बात करते हैं पेरीनेटल रिस्क फैक्टर की। वो रिस्क फैक्टर जो बेबी के बर्थ मतलब डेवलपमेंट के दौरान यानी फीटस डेवलपमेंट के दौरान अकर हो या फिर उसके बर्थ की जो टाइमिंग होती है उसकी वजह से क्या हो, सिजोफ्रेनिया हो। तो जो बच्चे बर्थ ड्यूरिंग लेट विंटर, यानी कि जो जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती है या लेट विंटर जो होती है या फिर अर्ली स्प्रिंग जो होता है, यानी कि एक तो जैसे हमारे टाइम क्या होता है कि फरवरी के अंदर हमारी सर्दी जो होती है वो ख़त्म हो रही होती है और फरवरी मार्च के अंदर हमारा स्प्रिंग स्टार्ट होता है। तो उस टाइम में जो बेबी बोर्न होते हैं या अर्ली स्प्रिंग और लेट विंटर के अंदर जो बेबी बोर्न होते हैं उनके अंदर चांसेस होते हैं क्या, किसके, हमारे सिजोफ्रेनिया डेवलप होने के। तो यानी कि ये क्या थे हमारा फर्स्ट वन, डोपामिन इंक्रीज होने की वजह से। दूसरा जो जिनको ये होता है प्री फ्रंटल कोर्टेक्स और लिम्बिक कोर्टेक्स जिनके फुली डेवलप नहीं होते उनको चांसेस होते हैं क्या, सिजोफ्रेनिया होने के। और जिनके वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, वेंट्रिकल्स लार्ज होते हैं, उनके अंदर चांसेस होते हैं जेनेटिक कोज में आइडेंटिकल ट्विन को 50% चांसेस होते हैं। या जिनके माता पिता में से कोई एक अफेक्टेड हो उसको 15% चांस है। या दोनों पेरेंट्स अगर अफेक्टेड हैं तो उसको 35% चांसेस होते हैं किसके, सिजोफ्रेनिया से अफेक्ट होने के। उसके बाद में पेरीनेटल में कि जो बच्चे लेट विंटर में या अर्ली स्प्रिंग में बोर्न होते हैं उनको चांसेस होते हैं किसके, सिजोफ्रेनिया से अफेक्ट होने के। उसके बाद में आता है फैमिली कोजेस। फैमिली कोजेस के अंदर आता है मदर चाइल्ड रिलेशनशिप्स। अगर इसमें क्या होता है फर्स्ट वन में मदर चाइल्ड रिलेशनशिप में कि अगर कोई मदर सिजोफ्रेनिक अफेक्टेड है तो क्या होगी, अपने बच्चे के लिए ओवर कंसर्न होती है। वो हर बच्चे की हर अपनी एक्टिविटीज़ होती है उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है, जिसकी वजह से बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, न्यूरो डेवलपमेंटल होता है, वो अफेक्ट होता है। और न्यूरो डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है, उस बेबी को सिजोफ्रेनिया होता है। दूसरा है डिसफंक्शन फैमिली सिस्टम, यानी कि जिस फैमिली का सिस्टम फंक्शन होता है वो डिसफंक्शनल हो जाता है, यानी कि हॉस्टाइल नेचर हो जाती है पेरेंट्स की कि आए दिन लड़ते रहते हैं, यानी कि डेली उनके बीच में झगड़ा होता है। और उस परिवार मतलब उस परिवेश के अंदर या उस एनवायरनमेंट के अंदर बेबी अगर डेवलप होता है तो उनको क्या होता है, उसको चांसेस होता है कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होने के या फिर उसको ज़्यादातर चांस होता है सिजोफ्रेनिया से अफेक्ट होने के। तो ये होता है मदर अगर सिजोफ्रेनिक है या मदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से अफेक्टेड है तो क्या होगी, उसका वो बेबी के लिए ओवर कंसर्न होती है। और ओवर कंसर्न की वजह से वो क्या होगी कि वो बेबी को बहुत सारी लिमिटेशंस के अंदर रखना चाहती है, क्योंकि वो अपने बच्चे को टू मच लव शो करना चाहती है। लेकिन वो क्या होता है धीरे धीरे बेबी के अंदर क्या लीड करता है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम में जब हॉस्टाइल नेचर हो जाए पेरेंट्स की
कि माता पिता अपने बच्चों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा झगड़ा करते हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं सिजोफ्रेनिया के शिकार हो जाते हैं। डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन, कि एक तरफ तो आप क्या करो कि अपने बच्चे को एम्पैथी दो, सिंपैथी दो, लेकिन दूसरी तरफ उसका जस्ट अपोजिट भी कर दो। तो डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक मदर होती है जो अपने बच्चे को कहती है कि आई लव यू टू मच, मतलब वो अपने बच्चे को कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन दूसरे टाइम क्या करती है कि वो उसकी लिमिटेशंस को लेकर उसकी पिटाई कर देती है। तो समझ में नहीं आता, उस बच्चे को समझ में नहीं आता कि माँ प्यार करती है या फिर माँ मेरे से नफरत करती है। उस कन्फ्यूजन में बेबी क्या होते हैं कि अपने दिमाग में जो साइकोलॉजी होती है वो चेंज कर लेते हैं, उनका न्यूरो डेवलपमेंटल जो डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है, तो वो कोज करता है सिजोफ्रेनिया को। तो इसलिए डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन को प्रिवेंट करना चाहिए। और मे भी चांसेस हो कि डबल ब्लाइंड ना करके उनको कहें कि हम तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको उनकी लिमिटेशंस के लिए ना कम से कम रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। तो ये होते हैं हमारे कोजेस। ये सारे क्या है हमारी इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर किसके लिए, सिजोफ्रेनिया के लिए। डोपामिन यानी इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक कॉर्टेक्स जो होते हैं वो फुली डेवलप नहीं हो, लार्ज वेंट्रिकल्स हो, जेनेटिक कोजेज हो, पेरीनेटल रिस्क फैक्टर हो या फैमिली कोजेस हो, ये सारे क्या होते हैं हमारे सिजोफ्रेनिया के कोजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं साइकोपैथोलॉजी की। साइकोपैथोलॉजी में क्या होगा कि कैसे हमारी ये डिजीज डेवलप होती है, तो उसकी बात करते हैं। तो ड्यू टू रिस्क फैक्टर, और कौन से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, यानी कि ऑल ऑफ देम, ड्यू टू रिस्क फैक्टर ऑल ऑफ देम क्या होगा, न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन के अंदर क्या होंगे धीरे धीरे न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज होंगे, यानी कि ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, जो जितना डेवलपमेंट होना चाहिए जिस एज में वैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दीज रिस्क फैक्टर, और ये सारे रिस्क फैक्टर की फिर क्या होगा, ब्रेन डिसफंक्शन। अगर ये डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो जो ब्रेन के फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो जाएंगे। और इम्प्रॉपर बैलेंस ऑफ केमिकल, यानी कि और जब ब्रेन के फंक्शन डिसफंक्शन हो गए, यानी कि जो फंक्शन पहले जो ब्रेन अच्छे से काम कर रहा था उसके फंक्शन डिस्टर्ब हो गए, तो उसके अंदर जो केमिकल लोचा होता है वो अकर हो जाएगा, यानी कि इम्प्रॉपर बैलेंस ऑफ केमिकल, यानी कि उसके केमिकल्स जो होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, एक्साइटेटरी है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है, उनके अंदर डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या लीड कर रहे हैं, सिजोफ्रेनिया। इसके अंदर बहुत सारे पाथवे होते हैं, प्री फ्रंटल पाथवे होता है, लिम्बिक पाथवे होता है, लेकिन अब हमारे लिए क्या जरूरी है कि ड्यू टू रिस्क फैक्टर ये होता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से ब्रेन डिसफंक्शन होते हैं, और वो क्या लीड करते हैं, सिजोफ्रेनिया के। तो ये थे हमारे क्या कॉजेस और साइकोपैथोलॉजी। अब हम बात करते हैं इसकी फेजेस की, कि फेजेस ऑफ सिजोफ्रेनिया। 3 फेज होती है सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर की, जिनमें सबसे फर्स्ट वन हमारी होती है प्रोड्रमल फेज, यानी कि प्रोड्रोमल फेज जो होती है फर्स्ट साइकोटिक एपिसोड, यानी कि जिसमें फर्स्ट साइकोटिक एपिसोड आता है वो कौन सी फेज होती है हमारी, प्रोड्रोमल फेज, जिसमें फर्स्ट साइकोटिक एपिसोड यानी पहला जो एपिसोड आता है वो कब आता है, किस फेज में आता है, प्रोड्रोमल फेज के अंदर। और इसमें क्या होता है, धीरे धीरे पेशेंट जो होता है सोशल विड्रॉल कर लेता है। जब जैसे ही किसी पेशेंट को सिजोफ्रेनिया अकर होता है तो वो सडन अकर नहीं होता, वो पहले पेशेंट क्या करेगा, धीरे धीरे सोसाइटी से दूर होता चला जाएगा, सोसाइटी के अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, फिर धीरे धीरे सोसाइटी के कामों में मतलब कामों से दूर हटता जाएगा, सोशल इंटरेक्शन उसका कम हो जाएगा, लोगों से बातचीत करना बंद कर देगा, और जो भी सोशल इंटरेक्शन होते हैं उन सबके अंदर से उसकी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, फिजिकल कंप्लेंट्स, और वो क्या करेगा, फिजिकल कंप्लेंट्स करेगा, मतलब उसको बहुत सारे पेन की प्रॉब्लम करेगा। ये सारे किसके अंदर आते हैं, प्रोड्रोमल फेज के अंदर। तो ये हमारी फर्स्ट फेज थी किसकी, फेज ऑफ सिजोफ्रेनिया, यानी सिजोफ्रेनियल डिसऑर्डर जो होता है उसकी फर्स्ट फेज होती है प्रोड्रोमल। सेकंड फेज होती है हमारी साइकोटिक फेज, या फिर हम इसको बोलते हैं एक्यूट फेज, यानी एक्यूट फेज या साइकोटिक फेज, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे सिम्टम्स जो होते हैं सारे पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं। और पॉजिटिव सिम्टम्स कौन से थे, जो हमने कर्ट सिंड्रोम में पढ़ा था कि फर्स्ट रैंक सिम्टम्स जो थे वो सारे कैसे थे, पॉजिटिव सिम्टम्स थे, जिनमें हमने थॉट फिनोमेना पढ़ा था, मेड फिनोमेना पढ़ा था, ऑडिटरी फिनोमेना पढ़ा था, और 2 एसोसिएटेड फिनोमेना पढ़े थे। वो सारे क्या थे, पॉजिटिव सिम्टम्स थे, और वो किसके अंदर आते हैं, एक्यूट फेज के अंदर, यानी कि जब उस पेशेंट को क्या होता है, सडन क्या डेवलप होता है, सिजोफ्रेनिया। और वो क्या करता है, उसके अंदर परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस जो होते हैं, यानी कि परसेप्चुअल ऑडिटरी एल्यूसिनेशन उसके अंदर था, तो वो क्या होते हैं, एक्यूट फेज के अंदर डेवलप होते हैं। जब उस पेशेंट को अगर लगने लग जाए कि ऑडिटरी एल्यूसिनेशन है, उसको थॉट डिस्टर्बेंस है, तो वो किसके अंदर आते हैं, हमारे साइकोटिक फेज के अंदर। या उस पेशेंट को क्या हो जाए, डेल्यूजन अकर हो जाए, यानी कि डेल्यूजन भी अगर उस पेशेंट को होता है, डेल्यूजन भी किस में होता है, एक्यूट फेज के अंदर या फिर हमारी साइकोटिक फेज के अंदर। तो ये थे क्या कि पॉजिटिव सिम्टम्स आ जाए उसके अंदर, या उसके अंदर परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस हो जाए, या डेल्यूजन उसके अंदर अकर होता है, तो वो क्या होता है, हमारी साइकोटिक या एक्यूट फेज। उसके बाद में हमारी आती है इसकी तीसरी फेज या लास्ट फेज, रेजिडुअल फेज। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है कि जो इसके बाद में, किसके बाद में, साइकोटिक फेज के बाद में जो आती है, या कहें कि इसके ठीक होने के बाद में जो बचती है, यानी कि बची हुई फेज जो होती है रेजिडुअल फेज होती है, और ये बहुत लंबी होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्रोनिक फेज। यानी कि
जब ये इस फेज से पेशेंट ठीक हो जाता है और उसके बाद जो हमारा सिजोफ्रेनिया बचता है, या फिर हम कहें कि उसके बाद जो सिम्टम्स बचते हैं उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल या क्रोनिक फेज। तो उसको हम कैसे मार्क करते हैं कि उस फेज में अगर हमारे जब नेगेटिव सिम्टम्स हो जाए, जिस फेज में हमारे नेगेटिव सिम्टम आना सो जाए कि जब पेशेंट इस टाइम में रहेगा तो उसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगा, डेल्यूजन्स होगा, उसको मेड फिनोमिना होंगे, तो तब हम क्या सोचेंगे उस पेशेंट को एक्यूट स्टेज है या फिर हम बोलेंगे साइकोटिक स्टेज है। जब पेशेंट धीरे धीरे बोलना बंद कर दे, मतलब बोलना बंद कर दे, सोचना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, पढ़ना बंद कर दे, लिखना बंद कर दे, उस टाइम उसको क्या होगी रेजिडुअल फेज या क्रोनिक फेज, यानी कि पेशेंट को बहुत लंबे टाइम से क्या था सिजोफ्रेनिया था और अब उसको क्या हो गया वो क्रोनिक स्टेज के अंदर चला गया। और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जितने भी नेगेटिव सिम्टम्स जो हमने पढ़े थे, अवोल्यूशन, एनेडोनिक, एलोजिया, अफेक्टिव फ्लैटनिंग, ये सारे किसके अंदर आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर। और ये क्या क्या शो करते हैं क्रोनिक फेज ऑफ सिजोफ्रेनिया। या उसकी थिंकिंग जो है ओड हो जाए, और थिंकिंग में वो मतलब कुछ और ही सोचने लग जाए, या उसका बिहेवियर ओड बिहेवियर हो जाए, विचित्र बिहेवियर उसका वो शो करने लग जाए, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं हमारे रेजिडुअल या क्रोनिक फेज के अंदर। तो ये थे हमारे फेजेस ऑफ सिजोफ्रेनिया। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया। कि अभी हमने इससे पहले क्या था कि हमने फर्स्ट क्लास में इसके साइन एंड सिम्टम्स पढ़ लिए थे कि क्या क्या सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया के अंदर आते हैं। तो हमने वो पहले क्यों पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि अब जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब हम वो सिम्टम्स काम आएंगे। जब डीएसएम क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो सिम्टम्स थे इन सिम्टम में से क्या होता है कि जो सिम्टम्स ज़्यादा होंगे या दो से ज़्यादा सिम्टम होंगे तो हम क्या कहेंगे कि इस पेशेंट को क्या है सिजोफ्रेनिया। इसलिए वो सिम्टम्स हमने वहाँ पढ़े थे ताकि अब हमने वहाँ पे उन सिम्टम्स को देख लिया था। अब हम यहाँ पे इन सिम्टम्स के बाद केवल नाम पढ़ेंगे कि अगर इन सिम्टम में से मिलता है तो हम उसको क्या कहेंगे सिजोफ्रेनिया के अंदर। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने दो टाइप से क्लासीफाई किया है, एक तो अकॉर्डिंग टू DSM-4 और एक अकॉर्डिंग टू ICD-10। तो DSM-4 में क्या था कि 2 और मोर सिम्टम्स प्रेजेंट फॉर ए पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर टाइम फॉर ए 1 मंथ पीरियड। मतलब इतना टाइम तक अगर कोई सिम्टम दिखता है 1 मंथ पीरियड तो क्या हो गया, हम क्या कहेंगे कि इस पेशेंट को क्या है सिजोफ्रेनिया। और कितने सिम्टम, या तो दो, मिनिमम 2 और 2 से ज़्यादा सिम्टम्स अगर प्रेजेंट हैं तो हम कहेंगे कि इस पेशेंट को सिजोफ्रेनिया है अकॉर्डिंग टू DSM-4 क्लासिफिकेशन। तो कौन कौन से कि डेल्यूजनल सिम्टम्स जो थे हमने वहाँ पे पढ़े थे कि डेल्यूजनल थे जिसके अंदर फॉल्स फिक्स बिलीफ था कि अगर वो सिम्टम डेल्यूजन यहाँ पे देखने को मिलता है तो हम कहेंगे कि डेल्यूजन हो गया या हेलुसिनेशन हो गया। जब हमने ऑडिटरी फिनोमिना पढ़ा था तो उसमें पढ़े थे हमने थोटिको पढ़ा था, कमांडिंग और कमेंट्री पढ़ी थी, और उसके अलावा हमने उसमें क्या पढ़ा था कि थर्ड जो था वो हमारा थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन था। तो डेल्यूजन और अगर हेलुसिनेशन ये दोनों प्रेजेंट है तो हम कहेंगे इस पेशेंट को क्या है सिजोफ्रेनिया है। और अगर इनमें से फिर अगर कोई तीसरा भी हो, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है या फिर हम बोले कि लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, ये भी क्या होता है इसके अंदर सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट के अंदर देखने को था। कैटाटोनिक बिहेवियर थे, जितने भी हमने कैटाटोनिक फिनोमिना पढ़े थे, कैटाटोनिक सिम्टम्स पढ़े थे, वो सारे के अगर इन सब में से अगर क्या हो कि कोई 2 सिम्टम्स प्रेजेंट हो और एक था नेगेटिव सिम्टम्स, जितने भी नेगेटिव सिम्टम्स थे इनमें से अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा, 2 हो या मोर देन 2 हो तो क्या होगा उस पेशेंट को सिजोफ्रेनिया होगा, कंफर्म सिजोफ्रेनिया होगा। किसके अकॉर्डिंग DSM-4 के अकॉर्डिंग कि डेल्यूजन में से, हेलुसिनेशन में से, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच में से, कैटाटोनिक और नेगेटिव में से अगर क्या हो 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उस पेशेंट को क्या होगा DSM-4 के हिसाब से वो होगा सिजोफ्रेनिया। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ICD-10। ICD-10 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो सिजोफ्रेनिया होता है उसको हम चैप्टर F के अंदर, यानी कि F जो हमारा ये है ये क्या है चैप्टर है, इसके अंदर चैप्टर है जिनके अंदर एक चैप्टर है चैप्टर F के 20 to 29 सेक्शन में, F 20 to 29 सेक्शन में क्या होता है हम सिजोफ्रेनिया, सिजोटाइपल एंड डेल्यूजनल डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं। तो किसके अंदर F 20 to 29 के अंदर सिजोफ्रेनिया, सिजोटाइपल और डेल्यूजनल डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं। अब बात करते हैं F20 के अंदर, जो स्पेसिफिक F20 चैप्टर है उसके अंदर हम किसको पढ़ते हैं सिजोफ्रेनिया को। और इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, यानी कि सिजोफ्रेनिया के डिफरेंट टाइप होते हैं जिनको हम किस में पढ़ते हैं F20 में। और उसको कैसे पढ़ते हैं हम F20.0 के अंदर हमारा आता है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, यानी कि फर्स्ट टाइम जो पेशेंट के अंदर फर्स्ट सिजोफ्रेनिया जो हमारा पैरानोइड सिजोफ्रेनिया F20.0 के अंदर इसको रखा गया है। 20.1 जो होता है उसके अंदर आता है हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। 22.2 के अंदर आता है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। 20.3 के अंदर आता है अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। 20.4 के अंदर आता है पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, यानी पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन। 20.5 के अंदर आता है हमारा रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। 20.6 के अंदर आता है सिंपल सिजोफ्रेनिया। और F21 के अंदर आता है हमारा सिजोटाइपल सिजोफ्रेनिया। ये सिजोटाइपल डिसऑर्डर्स जो होते हैं F21 के अंदर आते हैं। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू ICD-10। तो जिसमें हमारे पैरानोइड, हेबेफ्रेनिक, कैटाटोनिक, अनडिफरेंशिएटेड
पोस्ट सिजोफ्रेनिक डिप्रेशन, रेजिडुअल और सिंपल सिजोफ्रेनिया। ये थे हमारे सिजोफ्रेनिया के टाइप। इनको हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन इनके लिए एक ट्रिक है कि PHC इन यूपी लगे रेजिडुअल सी, रेजिडुअल सी, है ना। तो पैरानोइड, हेबेफ्रेनिक, कैटाटोनिक, अनडिफरेंशिएटेड, पोस्ट सिजोफ्रेनिक, रेजिडुअल, सिंपल सिजोफ्रेनिया। तो ये क्या था, हमारी ट्रिक है PSC यूपी RESI, यानी कि PSC इन यूपी लगे रेजिडुअल सी। तो ये था हमारा ट्रिक, और हम पढ़ेंगे अब इनको वन बाय वन सारे एक एक करके इनकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जिसमें सबसे कॉमन जो होता है हमारा, वो होता है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। ये मोस्ट कॉमन होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसके अंदर इसको शक करने की आदत हो जाती है, और ये कॉमनली जो भी सिजोफ्रेनिक पेशेंट होता है सबके अंदर देखने को मिलता है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। अब हम वन बाय वन एक एक सब टाइप की बात करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ICD-10 के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन था उसमें जितने टाइप्स थे उनकी हम वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन था हमारा पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि पैरानोइड जो होता है इसका मीनिंग होता है डेल्यूजन। पैरानोइड का मीनिंग क्या है, डेल्यूजन। और मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सिजोफ्रेनिया, हमने वहाँ पे भी बात की थी कि जो सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है वो कौन सा होता है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सिजोफ्रेनिया। इसके अंदर क्या होता है कि कॉमन होता है कि किसी के ऊपर भी शक करना को बहुत ईजी होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोस्ट कॉमन फॉर्म। या डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, यानी कि सबसे कॉमन जो देखने को इसमें मिलता है वो हमारा है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि डेल्यूजन, पैरानोइड का मीन डेल्यूजन है तो इसके अंदर अदर डेल्यूजन्स भी होंगे, लेकिन मोस्ट कौन सा होगा, परसिक्यूशन। इसके अलावा कौन से हैं, डेल्यूजन ऑफ जेलेसी। इसके अंदर क्या होगा, डेल्यूजन ऑफ जेलेसी के अंदर यानी कि परसिक्यूशन ऑन सेक्सुअल पार्टनर, यानी कि परसिक्यूशन के अंदर तो क्या होता है, वो अपने पड़ोसी पे शक करेगा, अपने पेरेंट्स के ऊपर शक करेगा, अपने किसी और के ऊपर शक करेगा कि ये मेरे को मारना चाहता है, ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, इसको तो हम बोलते हैं परसिक्यूशन। लेकिन अगर सेक्सुअल पार्टनर जो होता है उसके खिलाफ, यानी कि उसके ऊपर शक करे, सेक्सुअल पार्टनर या तो हस्बैंड वाइफ के ऊपर करे, वाइफ हस्बैंड के ऊपर करे, तो उसको हम बोलते हैं डेल्यूजन ऑफ जेलसी। यानी कि सेक्सुअल पार्टनर के ऊपर परसिक्यूट करना है, शक करना कहलाता है परसिक्यूशन ऑफ डेल्यूजन ऑफ जेलसी। फिर आता है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है, इसमें अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है वो, उसको लगता है कि मेरे बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता, मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता। यानी कि ग्रैंडियोस, उसके अंदर ग्रैंडियोस की फीलिंग आती है, उसको अपने आप को महान समझने लगता है। तो वो किसके अंदर आता है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के अंदर, कि मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, मैं ही बराक ओबामा हूँ। एक ऐसी फीलिंग किसके अंदर आती है, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के अंदर। उसके बाद में आता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। जो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया है इसके अंदर क्या होता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन में कितने थे हमारे, फर्स्ट पर्सन हेलुसिनेशन, सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन और थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन। फर्स्ट पर्सन हेलुसिनेशन के अंदर थॉट इको था, जिसमें खुद की ऑडिबल थॉट्स होती है। सेकंड पर्सन के अंदर कमांडिंग होती है कि कोई समबडी इज कमांडिंग मी। थर्ड पर्सन के अंदर कि कोई समबडी इज कॉलिंग मी। तो ये किसके अंदर आते हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंदर। तो ये था हमारा पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। सेकंड वन हम बात करते हैं हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया बोल दो, इसको बोलते हैं कि चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया, चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया। इसके अंदर क्या होता है, सारी हरकतें बच्चे जैसी होती है, यानी बचकानी हरकतें होती है, कि जो हरकतें बच्चे करता है, बच्चा जो हरकत बचपन में करता है वैसी हरकत इसमें पेशेंट करता है। अर्ली ऑनसेट, एक तो क्या होता है कि जितने भी अर्ली ऑनसेट सिजोफ्रेनिया होते हैं ना, सब उनके सबसे ये है कि रोस्ट प्रोग्नोसिस होती है, उनकी प्रोग्नोसिस या उनका जो हम कहेंगे ठीक होने की, जो क्योर होने की, ठीक होने की या क्योर होने की रेट जो होती है सबसे धीमी होती है। तो अर्ली ऑनसेट होता है। और इसके अंदर क्या होगा, थॉट डिसऑर्डर। इसके अंदर जैसे थॉट इंसर्शन था, थॉट विड्रॉल था, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, तो ये सारे किसके अंदर देखने को मिलेंगे अपने को, हेबेफ्रेनिक के अंदर। इसके बाद में ग्रीमेसिंग और मिरर गेजिंग का मतलब क्या है, ग्रीमेस का मतलब होता है कि तरह तरह के मुंह बनाना, सारे जो आती है ग्रीमेस के अंदर, यानी कि उसको तरह तरह के मुंह बनाता रहेगा। और मिरर गेजिंग के अंदर क्या है कि जिस तरीके से हम बच्चे मिरर के अंदर देखते रहेंगे, वो क्या करेगा, मिरर के अंदर देखता रहेगा, मतलब टकटकी लगा के देखता रहेगा। मिरर गेजिंग का मतलब है टकटकी लगा कर देखना, बस ऐसे देखता ही रहेगा। तो ये होता है मिरर गेजिंग। फिर आता है सीवियर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। भाई साहब, ये क्या करेगा कि बड़ी बड़ी फेंकेगा, एक का भी रिलेशन होगा नहीं, कभी क्या कहेगा, कभी क्या कहेगा, कभी क्या कहेगा, मतलब इसमें पेशेंट जो है बस बोलता ही रहेगा, लेकिन उन बातों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता। यानी कि सेंटेंस जो है, एक सेंटेंस बोलेगा फिर दूसरा सेंटेंस बोलेगा, लेकिन दोनों सेंटेंस डिफरेंट होंगे। मेरे पास एक बैट है, मेरी गाड़ी का कलर लाल है, मेरे पेड़ में आम आते हैं, आम मतलब तरबूज मीठे होते हैं, तो ऐसे बोलेगा। और उन सबका कोई क्या होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा। वो आता है किसके अंदर, सीवियर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन के अंदर। और इसकी क्या होती है, सबसे रोस्ट प्रोग्नोसिस होती है। रोस्ट प्रोग्नोसिस का मतलब है कि जिसका क्योर रेट जो होती है बहुत धीमी होती है या ना के बराबर होती है।
क्लासिकल रिकवरी नेवर पॉसिबल। इसमें पेशेंट को अगर हम चाहें कि ट्रीट करें तो पेशेंट को पहले जैसा करना इम्पॉसिबल होता है। यानी कि हेबेफ्रेनिक के अंदर अर्ली ऑनसेट के अंदर अगर हम चाहें कि पेशेंट पहले जैसा हो जाए या क्लासिकल उसकी रिकवरी हो जाए या कंप्लीट रिकवरी हो जाए, वो कभी नहीं होता, नेवर पॉसिबल। तो ये थे हमारा पैरानोइड सिजोफ्रेनिया और हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। तीसरा हम बात करते हैं कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटा का मतलब होता है डिस्टर्ब, यानी कि कैटा का मतलब होता है डिस्टर्ब और टोन का मतलब होता है मसल। यानी कि जब हमारी बिहेवियर मतलब टोन जो होती है, मसल टोन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। यानी कि डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर बिहेवियर, मोटर बिहेवियर के अंदर डिस्टर्बेंस, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। इसके अंदर दो होते हैं, एक तो कैटाटोनिक स्टूपर और एक कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। स्टूपर के अंदर तो क्या होता है, वो अपन बोलते हैं स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब होता है कि जो या तो बोले नहीं। इसके अंदर क्या सिम्टम्स आएंगे कैटाटोनिक स्टूपर के अंदर, म्यूटिज्म, कैटाटोनिक स्टूपर, और इसके अंदर नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, कैटाटोनिक स्टूपर के अंदर आते हैं। और इसके अंदर क्या आ गया, म्यूटिज्म। पेशेंट जो होता है वो जवाब देना भी बंद कर देता है, वो मतलब उसको म्यूट हो जाता है एक तरीके से, तो वो किसके अंदर आएगा, कैटाटोनिक स्टूपर के अंदर। जबकि कैटाटोनिक एक्साइटमेंट के अंदर क्या होता है, इसके उसका जस्ट अपोजिट। इसके अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा बोलेगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, मतलब टिकेगा नहीं। इसके अंदर वॉन्डरिंग टेंडेंसी होती है कि कभी यहाँ बैठा, कभी वहाँ बैठा, कभी यहाँ, वो की टोकी होता है। पेशेंट बातें चलता रहता है, बातें करता रहता है, चलता रहता है, बातें करता रहता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे अदर सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। इसके अंदर पायरेक्सिया हो जाता है, इसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। और इस पेशेंट को मेनली क्या होता है कि जिस वजह से इस पेशेंट की कभी कभी डेथ भी हो जाती है, कि सडन जब ये मूवमेंट करता रहता है और ऐसी कंडीशन हो जाती है तो उसकी वजह से पेशेंट की डेथ होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं किसके अंदर, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट के अंदर। फोर्थ वन जो हमारा है वो है रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। यानी कि रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया का मतलब क्या है कि रेजिडुअल, जैसे कि पहले उसको था लेकिन अब नहीं है, लेकिन अभी भी उसके कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं, अभी भी सिजोफ्रेनिया का कुछ अंश बचा हुआ है, तो उसको बोलते हैं एट लीस्ट वन एपिसोड इन द पास्ट। यानी पहले पास्ट में कभी था, पास्ट में कभी उसको सिजोफ्रेनिया था, लेकिन अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। तो जब वो ठीक नहीं होता और कुछ परसेंट बचा रहता है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। यानी कि एटलीस्ट वन एपिसोड इन द पास्ट। और उसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया के, सोशल विड्रॉल, इलॉजिकल थिंकिंग, वो क्या करेगा, सोसाइटी से दूर हो जाएगा, मतलब लोगों से बातचीत करना बंद कर देगा, किसी के साथ सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, किसी फंक्शन में नहीं जाएगा, किसी गैदरिंग में शामिल नहीं होगा। तो वो क्या आते हैं, सोशल विड्रॉल के सिम्टम है। उसकी थिंकिंग जो है इलॉजिकल, उसकी लॉजिकल थिंकिंग नहीं होगी। और लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, उसकी जो थिंकिंग है इनकोऑर्डिनेटेड हो जाएगी। इलॉजिकल थिंकिंग में तो क्या होता है, उसकी जो बातें होती हैं उनके बीच में रिलेशन होते हैं, उनकी बातों के बीच में रिलेशन होंगे, लेकिन जो एट पर्टिकुलर टाइम जो उसकी थिंकिंग है वो लॉजिकल नहीं होगी। और लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में बातें तो करेगा लेकिन बातें कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगी, कहीं की वो कहते हैं ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा होगा इसमें। तो ये हमारा है रेजिडुअल सिजोफ्रेनिया। फिफ्थ वन हम बात करते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया इसका मतलब है कि जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, कि इसको किसी एक ही सिजोफ्रेनिया के अंदर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि इसको पर्टिकुलर ये सिजोफ्रेनिया है। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा सिम्टम्स, सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स मौजूद होंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। मोर देन वन सब टाइप सिम्टम्स प्रेजेंट, यानी कि इतने जितने टोटल सब टाइप्स हैं उनमें से किसी के एक से ज़्यादा के सिम्टम्स होंगे, दो के होंगे, तीन के होंगे, तो उसको हम बोलते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। तो उसके सिम्टम भी कैसे आएंगे, जैसे डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन आ गया और थॉट डिसऑर्डर आ गया, कैटाटोनिक स्टूपर आ गया। तो ये सिम्टम्स किसके अंदर देखने को मिलते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड के अंदर, जिसके अंदर इसके अंदर डेल्यूजन हो जाएगा, ग्रीमेसिंग हो जाएगा, स्टूपर हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स कैसे आएंगे, किसके अंदर आएंगे, अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया के अंदर। और हम बात करते हैं सिंपल सिजोफ्रेनिया के अंदर। तो सिंपल सिजोफ्रेनिया क्या होता है कि जो सबसे सिंपल है, अर्ली है और प्रोग्रेसिव है। एक तो ये सबसे अर्ली ऑनसेट होता है। अर्ली ऑनसेट जो पहले भी बताया था कि उनकी रोस्ट प्रोग्नोसिस होती है, मतलब धीरे धीरे ठीक क्योर होते हैं, ये क्योर नहीं होते। अर्ली और प्रोग्रेसिव होंगे और धीरे धीरे क्या होंगे, ये बढ़ते ही जाएंगे। इसकी जो ये सिजोफ्रेनिया है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव सिम्टम्स, इसके अंदर क्या होंगे, नेगेटिव सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, अपैथी होगी, एलोजिया होगा, एनेडोनिया होगा, अफेक्टिव इमोशंस होंगे। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, सिंपल सिजोफ्रेनिया। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, वैग्यू हाइपोकॉन्ड्रियल फीचर्स होंगे। इसको पेशेंट को क्या होगा कि पेशेंट को कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी होगी ना, उसको ये कहेगा कि उसको लगता है कि इसको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि वैग्यू हाइपोकॉन्ड्रियल फीचर। हाइपोकॉन्ड्रियल का मतलब होता है कि छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बना लेना। अगर उसको छोटा सा यहाँ पे अगर मोल हो गया तो उसको लगेगा कि मेरा तो यहाँ कैंसर हो सकता है। तो ये होता है वैग्यू हाइपोकॉन्ड्रियल फीचर। और वॉन्डरिंग टेंडेंसी, यानी घर छोड़ के भाग जाना। इस वॉन्डरिंग टेंडेंसी का मतलब होता है कि लेफ्ट अवे फ्रॉम होम, यानी कि घर को छोड़ के भाग जाना, कहीं दूर चले जाना, वो होता है वॉन्डरिंग टेंडेंसी। और वो किसके अंदर आती है, सिंपल सिजोफ्रेनिया के अंदर। या फिर एमलेस एक्टिविटी, इसके अंदर वो क्या करता है, कोई काम करना शुरू करता है लेकिन उसका कोई एम नहीं होता। यानी कि कहीं गड्ढा खोदना शुरू कर देगा लेकिन गड्ढा खोदने का कोई मतलब नहीं है, लिखना शुरू कर देगा लेकिन उसको पता नहीं कि उसको लिखना क्यों है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, सिंपल सिजोफ्रेनिया के अंदर। तो ये थे हमारे सारे सब टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया।
तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और इसका मैनेजमेंट। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।